विजेता सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा, जो मैसिडोनिया के राजा फिलिप सेकंड का पुत्र था, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की अल्प आयु में मैसिडोनिया का राजा बना। अब हम सिकंदर के भारत अभियान की बात करते हैं। सिकंदर ने काबुल अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार किया और तक्षशिला के राजा आम्भी के पास अपना एक दूत मंडल भेजा। डर कर तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और सिकंदर को हर संभव सहायता देने का वचन दिया। किसी भारतीय नरेश द्वारा अपने देश के प्रति विश्वासघात किए जाने का यह प्रथम लिखित ऐतिहासिक दृष्टांत है। तक्षशिला के राजा आम्भी का राज्य सिंधु और झेलम नदियों तक फैला था। इस प्रकार आम्भी की पूरी प्रजा और सेना ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आम्भी ने सिकंदर का अपनी राजधानी में भव्य स्वागत किया। तक्षशिला में एक दरबार लगाया गया, जहां पड़ोस के सभी छोटे मोटे राजाओं ने सिकंदर के सामने बहुमूल्य सामग्रियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन झेलम के मध्यवर्ती प्रदेश के राजा पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। राजा पोरस के लिए अपना गौरव और मर्यादा ही सब कुछ थी। उसने अपने दूत को यह कहकर सिकंदर के पास भेजा कि वह यूनानी विजेता के दर्शन रण क्षेत्र में ही करेगा। यह सिकंदर को पोरस की खुली चुनौती थी। अंत में सिकंदर युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब सिकंदर के लिए सबसे बड़ी चुनौती झेलम नदी को पार करना था, क्योंकि पोरस का राज्य झेलम नदी के पश्चिम में स्थित था। सिकंदर की सेना झेलम नदी के पूर्वी तट पर आकर खड़ी हो गई और पोरस के राजा की सेना झेलम नदी के पश्चिमी तट पर आकर खड़ी हो गई। सिकंदर को नदी को पार करना कठिन था, इसलिए दोनों पक्ष कुछ दिनों तक अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। अंत में एक रात जब भीषण वर्षा हुई, तब सिकंदर ने धोखे से अपनी सेना को झेलम नदी में उतार दिया। इधर पोरस की सेना भी बहुत विशाल थी। सबसे पहले पोरस ने अपने पुत्र के नेतृत्व में 2000 सैनिकों को सिकंदर का सामना करने के लिए तथा उसका मार्ग अवरोध करने के लिए भेजा, परंतु यूनानी सैनिकों के सामने वे टिक नहीं पाए और राजा पोरस का पुत्र मारा गया। अब पोरस सिकंदर के साथ अंतिम मुठभेड़ के लिए अपनी पूरी सेना के साथ मैदान में आकर खड़ा हो गया। पोरस के सैनिक विशाल धनुषों से युक्त थे। बरसात के कारण भूमि दलदल हो गई थी, जिससे धनुष को जमीन पर टेक पाना असंभव सा हो गया। मैं आपको बता दूं कि पहले के राजा धनुष के एक हिस्से को जमीन पर टेक कर चलते थे, जिससे धनुष का संतुलन बना रहता था, क्योंकि धनुष वजन में भी भारी होता था। इसे बहुत जल्द ही पोरस की विशाल सेना तितर बितर हो गई और उनके सैनिक भाग निकले। कई सैनिकों को तो खुद के हाथियों ने ही रौंद दिया। कई सिकंदर की सेना द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन 6.5 फीट लंबा जवान और बलिष्ठ पोरस एक विशाल काय हाथी पर सवार था, जो अंत तक लड़ता रहा। लेकिन जब जीतने की समस्त आशाएं समाप्त हो गई, तो पोरस के राजा ने युद्ध भूमि से अपने हाथी मोड़ दिए। जब सिकंदर ने यह देखा, तो उसने तक्षशिला के राजा आम्भी को आत्मसमर्पण के संदेश के साथ पोरस के राजा के पास भेजा। देशद्रोही आम्भी को देखते ही घायल पोरस की भुजाएं एक बार फिर फड़क उठी तथा उसका वध करने के लिए उसने अपनी पूरी शक्ति से उसके ऊपर भाले का अंतिम प्रहार किया। सौभाग्यवश आम्भी बच गया और भाग निकला। आम्भी के वापस लौटने के बाद सिकंदर ने दूसरा दूत मंडल पोरस को मनाने के लिए भेजा। इस दूत मंडल में सिकंदर ने पोरस के मेरूस नाम के मित्र को भी साथ भेजा। सिकंदर का यह प्रयास सफल रहा और पोरस आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गया। जब घायल पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया, तो उसके शरीर पर बड़े बड़े 9 घाव थे। सिकंदर ने पोरस की वीरता से प्रसन्न होकर उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए? तो पोरस ने बड़ी निर्भीकता और गर्व के साथ उत्तर दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, वैसा ही व्यवहार मेरे साथ किया जाए। इस उत्तर को सुनकर सिकंदर बड़ा खुश हुआ। उसने पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया। यूनानी विद्वान प्लूटार्क लिखता है कि इस प्रकार पोरस की पराजय भी विजय में परिणित हो गई। युद्ध के बाद सिकंदर ने युद्ध में वीरगति पाने वाले सैनिकों का अंत्येष्टि संस्कार किया तथा यूनानी देवताओं की पूजा की और उसने 2 नगरों की स्थापना की। पहला नगर रण क्षेत्र में विजय के उपलब्ध में बसाया गया। उसका नाम निकेया रखा गया, जिसका अर्थ होता है विजयनगर। दूसरा नगर झेलम नदी के दूसरे तट पर उस स्थान पर बसाया गया जहां सिकंदर का प्रिय घोड़ा मारा गया। उस नगर का नाम सिकंदर ने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर बाउकेफला रखा। 326 ईसा पूर्व राजा पोरस और सिकंदर के मध्य हुए इस युद्ध को झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध कहा जाता